हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई एम श्रुति। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेरोटोनिन क्या है, तभी हम इसके सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। ना सेरोटोनिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारी बॉडी में काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि ये हमारे मूड को एनहेंस करता है, हमारी स्लीप में हेल्प करता है, यानी कि हम स्लीप को प्रमोट कराता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बोवल मूवमेंट्स को ये इंक्रीज करता है। सो अगर बोवल मूवमेंट्स एक्सेस में हो जाएंगी तो ये नोजिया भी कॉज कर सकता है। वुंड हीलिंग में ये हेल्पफुल है। बोन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी सेरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल है। ब्लड क्लॉटिंग में ये काफी हेल्प कर रहा है और सेक्सुअल डिजायर में भी इसका काफी रोल है। नाउ सेरोटोनिन क्या है? ये एक केमिकल मैसेंजर है या फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सेरोटोनिन का केमिकल नेम क्या है? उसे हम कहते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ठीक है, इसको हम 5-HT भी लिखते हैं। सो सेरोटोनिन जो है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नॉर्मल बोवल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। सेरोटोनिन सिंड्रोम की बात करें तो इस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अच्छा, क्योंकि ये हमारी डाइजेशन में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, हमारे मूड में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, हमारी स्लीप में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है, हमारी वुंड हीलिंग में रोल प्ले कर रहा है एंड सो ऑन, बहुत सारे काम कर रहे हैं। नाउ अगर हम सिंपल इसकी बात करें डाइजेशन की, तो हमने पढ़ा अभी कि सेरोटोनिन जो है उसका क्या काम है? ये बोवल मूवमेंट्स को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर सेरोटोनिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? डाइजेशन में बोवल मूवमेंट्स जो होंगी वो इंक्रीज करेंगी। अब अगर बोवल मूवमेंट्स इंक्रीज करी तो हो सकता है आपको डायरिया हो जाए, हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो जाए, हो सकता है आपको नोजिया हो जाए, ठीक है। तो सेरोटोनिन जो है उसने आपके डाइजेशन में फर्क डाल दिया। ऐसे ही वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगा, आपकी वुंड हीलिंग को भी अफेक्ट करेगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो एक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि प्रेसिपिटेटेड बाय द यूज ऑफ सेरोटोनर्जिक ड्रग्स की वजह से आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। सेरोटोनर्जिक ड्रग्स जैसे कि SSRI, ये क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है, अगर आप ऐसे ड्रग्स को यूज करते हो तो आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ सेरोटोनिन हो सकता है, यानी कि सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी आपको हो सकती है। अब बात करते हैं ये क्यों होती है, क्योंकि इट कैन बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थेरेप्यूटिक मेडिकेशन यूज। आपने जो मेडिकेशन यूज करी है उसने क्या करा? आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा दी। एक्सीडेंटल इंट्रैक्शंस, आप दो ड्रग्स ले रहे हो, एक्सीडेंटली आपको नहीं पता लगा या कहीं ना कहीं उनका सेकेंडरी मैकेनिज्म है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा रहा है। रिक्रिएशनल ड्रग्स, अंडर मेडिकल सुपरविजनल आपने ड्रग्स नहीं लिए की वजह से आपकी हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा रही, जो भी आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है। इंटेंशनल ओवरडोज, इंटेंशनल ओवरडोज मींस अगर आपको मान लो एक दवाई असर नहीं करी, आपने कहा कोई बात नहीं दूसरी ले, दो गोलियां खा लेते हैं फर्क पड़ जाएगा, तो आप इंटेंशनली ले रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि वो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन को इंक्रीज कर दे। सेरोटोनिन सिंड्रोम कब अक्कर करता है? जब आपकी सेंट्रल और पेरिफेरल सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जो है वो ओवर स्टिमुलेट करेंगे। ओवर स्टिमुलेट क्यों करेंगे? क्योंकि सेरोटोनिन की मात्रा जो है वो बढ़ गई है, तो अगर मात्रा बढ़ गई है तो वो ज्यादा रिसेप्टर से बाइंड करेगी। अब बात करते हैं कि सेरोटोनिन सिंड्रोम कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आपको ये डायग्राम इजीली देखने को मिल जाएगा। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो रहा है कि हमारे पास सेरोटोनिन जो है, जो कि ट्रिप्टोफन से बनकर सेरोटोनिन आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से निकलकर कहाँ गया? इधर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। क्या हो रहा है कि जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से सेरोटोनिन निकल रहा है तो वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाकर लगेगा। अब कुछ सेरोटोनिन जो लग गया वो रिसेप्टर्स के साथ ठीक, लेकिन जो बाकी सेरोटोनिन बच गया वो कहाँ जाता है? वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे वापस जाता है। वहां पर भी कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि उस सेरोटोनिन जो कि इस सिनेप्टिक लेफ्ट में पड़ा हुआ है, इस सेरोटोनिन को उनके साथ क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे कि सिलेक्टिव
सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस सेरोटोनिन को यहाँ पर नहीं लगने देते, मतलब कि उसका रीअपटेक नहीं होने देते। रीअपटेक नहीं होगा तो मींस यहाँ पर इस स्पेस में सेरोटोनिन जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। किस स्पेस में? सिनेप्टिक लेफ्ट में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर सेरोटोनिन की मात्रा सिनेप्टिक लेफ्ट में बढ़ रही है, दैट मीन्स कि वो ज्यादा अवेलेबल है टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पहली चीज। और साथ ही मान लो आप दूसरा ड्रग ले रहे हो सच एज मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अब ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, ये सेरोटोनिन का ब्रेकडाउन कराता है, मींस इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ द सेरोटोनिन। और अगर ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम नहीं होगा तो सेरोटोनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इस एंजाइम को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। किस एंजाइम को? मोनोअमीन ऑक्सीडेज को, जिसका क्या काम है, ब्रेकडाउन कराना। किसका? सेरोटोनिन का। तो अगर सेरोटोनिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो अगेन सेरोटोनिन की जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में बॉडी में अवेलेबल होगा। तो मान लीजिए अगर डॉक्टर ने आपके मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को और साथ में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को कॉम्बिनेशन में दे दिया, तो क्या होगा, बॉडी में सेरोटोनिन का अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है। हाँ, आप किस डोज में दे रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी में दे रहे हो, ठीक है, इंटरवल कितना है ड्रग्स के बीच में, पेशेंट की डिजीज की स्टेट कितनी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी रिएक्ट करेगी तो फिर मोनोअमीन ऑक्सीडेज और सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होंगे वो सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देंगे, लीडिंग टू सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी और सेरोटोनिन सिंड्रोम। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे कई सारे ड्रग्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली, दैट मे लीड टू सेरोटोनिन सिंड्रोम। नाउ सो द ड्रग्स एसोसिएटेड विद सेरोटोनिन सिंड्रोम, जिनका ओवर यूज या फिर इरेशनल यूज या फिर एक्सीडेंट ड्रग इंट्रैक्शंस की वजह से क्या हो सकता है, सेरोटोनिन सिंड्रोम कॉज हो सकता है। जैसे कि एंटी माइग्रेन ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि हमने भी एग्जांपल पढ़ी, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि सेलिजिलिन, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। एंटी साइकोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी पार्किंसंस, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर यूज की वजह से या फिर इनके एक्सीडेंटली इंट्रैक्शंस की वजह से क्या हो सकता है, आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। नाउ क्लिनिकल ट्रायल्स, बेसिकली हम जब सेरोटोनिन सिंड्रोम को डायग्नोस करते हैं तो हम इसके सिम्टम्स को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मेलिटी, सेकंड इज ऑटोनोमिक हाइपरटॉक्सिसिटी, थर्ड इज ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। नाउ कम टू न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज। न्यूरोमस्कुलर एब्नॉर्मेलिटीज हमें क्या कहती हैं कि आपकी बॉडी में ट्रेमर्स नजर आएंगे, हाइपर रिफ्लेक्स है, हाइपर मींस इंक्रीज्ड, मींस ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस होंगे, क्लोनस मींस इनवॉलेंटरी मसल कंट्रैक्शंस होंगी, मसल रिजिडिटी देखने को मिलेगी। ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी में क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ा होगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा होगा, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मींस टेम्परेचर बढ़ा होगा, मिड्रियासिस, प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड होंगे, फ्लश्ड स्किन मींस तो स्किन जो है उसमें क्या होता है, स्किन के अंडरलाइनिंग ब्लड वेसल्स जो होंगी वो वाइट हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेडनेस जो है वो फेस पर या फिर बॉडी पर नजर आएगी। शिवरिंग हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ बोवल साउंड्स एंड डायरिया। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, डिसओरिएंटेशन। सेरोटोनिन सिंड्रोम जो है ज्यादातर क्या होता है, जब आप 2 या फिर 2 से ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हो, 2 ड्रग्स या उससे ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हो जो कि सेरोटोनिन से रिलेटेड होते हैं, ज्यादातर तभी हमें सेरोटोनिन सिंड्रोम कोज होता है। लेकिन कई बार किसी एक ड्रग की वजह से भी आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम कोज हो सकता है, बिकॉज ऑफ एनी ओवर यूज या फिर पेशेंट की बॉडी ज्यादा रिएक्ट कर रही है टू दैट पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से, एक ड्रग की वजह से भी सेरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। बट द सिंड्रोम कैन अकर विद द यूज ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स जो है सेरोटोनिन के 2 घंटे में देखने को मिल जाते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कि अभी काफी कामयाब है और अभी हम काफी यूज कर रहे हैं। उस क्राइटेरिया का नाम है हंटर सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी क्राइटेरिया। HSTC के अकॉर्डिंगली क्या हो, किसी भी पेशेंट को हम तब कहेंगे कि इसको सेरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है जब वो एटलीस्ट एक ड्रग ऐसा ले रहा हो जो कि सेरोटोनिन की एक्टिविटी के रिलेटेड हो, ठीक है, एटलीस्ट 1 सेरोटोनर्जिक एजेंट प्लस एनी वन ऑफ द फाइल फॉलोइंग क्राइटेरिया।
इन पांचों में से एटलीस्ट एक क्राइटेरिया उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा हो, तब हम कहेंगे पेशेंट को सेरोटोनिन सिंड्रोम है या सेरोटोनिन की टॉक्सिसिटी हुई है। तो क्या है? स्पॉन्टेनियस क्लोनस, इंड्यूसिबल क्लोनस प्लस एगिटेशन और डायफोरेसिस। ठीक है, क्लोनस हम पढ़ चुके हैं, एगिटेशन क्या होता है और डायफोरेसिस क्या होता है। डायफोरेसिस मींस इंक्रीज्ड स्वेटिंग, सेकंड इज एगिटेशन, एगिटेशन मींस इरिटेबल बिहेवियर जो है आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑक्यूलर क्लोनस, आंखों में जब हमें क्लोनस देखने को मिलता है, प्लस एगिटेशन प्लस डायफोरेसिस, ट्रेमर्स प्लस हाइपर रिफ्लेक्सिया। हाइपर रिफ्लेक्सिया मींस इंक्रीज्ड या ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिया, hypertonia means increased muscle tone and a temperature above 38 degree Celsius plus ocular or inducible clonus। तो पहले क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस क्लोनस, दूसरे क्राइटेरिया में इंड्यूसिबल क्लोनस, उसके साथ साथ एगिटेशन प्लस डायफोरेसिस, तीसरे क्राइटेरिया में ऑक्यूलर क्लोनस प्लस एगिटेशन डायफोरेसिस, चौथे क्राइटेरिया में ट्रेमर्स और हाइपर रिफ्लेक्सिया, और पांचवें क्राइटेरिया में हाइपरटोनिया और टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेल्सियस प्लस ऑक्यूलर और इंड्यूसिबल क्लोनस। बेसिकली हम सेरोटोनिन सिंड्रोम के सिम्टम्स को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले है माइल्ड सिम्टम्स। माइल्ड सिम्टम्स में हम क्या देखेंगे? माइल्ड हाइपरटेंशिया, टैकीकार्डिया, मिड्रिएसिस है, डायफोरेसिस। So diaphoresis means increased sweating, shivering, tremors. Myoclonus क्या है? Involuntary sudden jerk, hyperreflexia। और अगर पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो पेशेंट की किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करेंगे वो यहाँ पर लिखी गई। सबसे पहले हम जो ऑफेंडिंग एजेंट है दैट इज कॉजिंग द सेरोटोनिन सिंड्रोम उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, स्पॉट वाया स्टेबलाइजिंग वाइटल साइंस। ठीक है, उसके सारे वाइटल साइंस को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, जैसे फीवर, हाइपरटेंशन, एगिटेशन, टैकीकार्डिया, उसको क्या देंगे हम? बेंजोडाइजेपिन। एंड वी विल ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स। मॉडरेट सिम्टम्स हम कब कहेंगे? जब पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, उसके बाद बोर एक्टिव बोवल साउंड नहीं है। उसके बाद है ऑक्यूलर क्लोनस, एगिटेशन, हाइपर विजिलेंस एंड प्रेशर्ड स्पीच। प्रेशर्ड स्पीच तेज तरीके से जब आप बात करते हैं, पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे विद मॉडरेट सिम्टम्स। एंड उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये सारे ऑल ऑफ अबव देंगे जो अपने ऊपर पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देंगे? पेशेंट को 5-HT एंटागनिस्ट देंगे। उसके बाद उसकी कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब स्वेयर कब पेशेंट को क्लासिफाई करेंगे? स्वेयर सिम्टम्स कब होगा? जब पेशेंट का टेम्परेचर 41.1 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा। उसके बाद है ड्रामेटिक स्विंग्स हमें देखने को मिलेंगे बिटवीन द पल्स रेट और बीपी, डिलीरियम होगा, मसल रिजिडिटी हमें देखने को मिलेगी। इसमें पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम पेशेंट को क्या देंगे? स्वेयर हाइपरटेंशन या टैकीकार्डिया के केस में एस्मोलोल देंगे, नाइट्रोप्रोसाइड देंगे, सिडेशन एंड पैरालिसिस विद नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, एंड द पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि हम बेंजोडाइजेपिन्स जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, इनका क्या काम है? तो जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन है वो क्या करते हैं? वो हमारे बीपी को, जो क्योंकि यहाँ पर हमारे का क्या है, हमें क्या देखने को मिल रहा है? हाइपरटेंशन, तो बीपी को ये कम करेंगे। टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है तो हार्ट रेट को ये कम करते हैं। हाइपरथर्मिया देखने को मिल रहा है तो ये टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। इंक्रीज्ड मसल टोन, इंक्रीज्ड मसल एक्टिविटी को मिल रही है तो ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज मसल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5-HT एंटागनिस्ट हम क्यों यूज करते हैं? तो 5-HT एंटागनिस्ट जिसे हम सेरोटोनिन एंटागनिस्ट कहते हैं, इसका क्या काम करते हैं? ये सेरोटोनिन की जगह खुद रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। एज अ रिजल्ट सेरोटोनिन जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल साइप्रोहेप्टाडीन। साइप्रोहेप्टाडीन जो है एक रिकमेंडेड थेरेपी है जो कि हाइपरथर्मिया को यानी कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर को ट्रीट करने में के लिए दिया जाता है। It provides symptomatic relief in case of mild to moderate case of serotonin syndrome. रिकमेंडेड डोज की बात करें तो इसका इनिशियल डोज जो है वो 12 mg होता है, फॉलोड बाय हर 2 घंटे में हमें 2 mg पेशेंट को देना पड़ेगा टिल द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड। वंस द पेशेंट इज स्टेबलाइज्ड, एक बार पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद हमें हर 6 घंटे में पेशेंट को 8 mg मेंटेनेंस डोज देना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम एंटीपायरेटिक्स जो है वो सेरोटोनिन सिंड्रोम में यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है दैट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी बढ़ रही है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो हीट रिलीज कर रही है, एज अ रिजल्ट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो
एंटीपायरेटिक्स जो है वो हम नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर बड़ा है, दैट हैज नो लिंक विद हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर सेट पॉइंट, क्योंकि सेरोटोनर्जिक ड्रग्स जो है वो काफी यूज होते हैं, काफी पेशेंट्स जो हैं इनका यूज करते हैं। तो क्लिनिशियंस या फिर डॉक्टर्स को सेरोटोनिन सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ड्रग्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो इजीली सेरोटोनिन सिंड्रोम को सस्पेक्ट कर ले और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी पेशेंट को प्रोवाइड करें। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सेरोटोनिन सिंड्रोम के बारे में, सेरोटोनिन क्या होता है एंड सो ऑन। तो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।